नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे शरीर में 4 प्रमुख ऑर्गन होते हैं: मस्तिष्क, हृदय, लीवर और किडनी। ये वो 4 ऑर्गन हैं। अगर इनमें से कोई एक भी बीमार हो जाता है या अस्वस्थ हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो हमारे शरीर का जीवित रहना लगभग असंभव सा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक देश में जो शक्तियां हैं वो 4 वर्गों में विभाजित की गई हैं, जिसमें पहली आपकी विधायिका है, फिर दूसरी आपकी कार्यपालिका है, तीसरी आपकी न्यायपालिका है और इन तीनों से इतर एक और प्रमुख ऑर्गन है समाज का, जो तीनों की देखरेख करता है और तीनों की सच्चाई को समाज के सामने जो है रखने का काम करता है। वो है मीडिया। स्वतंत्र और स्वस्थ मीडिया, आप कह सकते हैं, किसी लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है। अगर किसी लोकतांत्रिक देश में यह मीडिया निष्पक्ष न रह जाए, ईमानदार न रह जाए, तो लोकतंत्र का सुचारू रूप से चल पाना लगभग असंभव होता है। और भारत में मीडिया थोड़ा बहुत तो हमेशा से जो है विवादों के घेरे में रही है कि जो सरकारी चैनल है वह सरकार के पक्ष में बोलने का प्रयास करता है, लेकिन जब से इन चैनलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से ये समस्या विकराल होती जा रही है। मीडिया पे बिकाऊ होने का और पार्शियल होने का, भेदभाव करने का लगातार आरोप लगता रहा है और पिछले 1-2 दशकों में यह स्तर और गिरा है। और ख़ासकर जब से ये भाजपा की सरकार आई है, पिछले 8 सालों से, तब से और भी गंभीर आरोप जो है मीडिया पे लगने लगे हैं। तमाम चैनलों पे लोगों का आरोप है कि जो सिर्फ एक सरकारी एंगल से, सरकार के एंगल से ही बातों को रखते हैं, वो कभी भी जो है देश के आवश्यक मुद्दों पे बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, सिर्फ अनावश्यक चीज़ों पे, धर्म, जाति, यानी कह सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे ही चर्चा करते हैं। और ये सत्य भी है। मैं भी लगातार समाचार देखता हूँ। प्रायः आजकल आप देखिए टीवी में डिबेट कुछ एक चैनलों को, कुछ एक पत्रकारों को छोड़कर कहीं भी आप जो हमारे जीवन से जुड़े हुए जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे कहीं चर्चा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, गरीबी बढ़ती जा रही है, कोई चर्चा नहीं। शिक्षा की व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था, कोरोना में हम सब ने जो महसूस किया है कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। ढेर सारी चर्चाएं हुई कोरोना काल में कि ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। असल में क्या बदला? कोरोना ख़त्म, हम सब भूल गए, सरकारें भी भूल गई और जनता भी भूल गई उस त्रासदी के दिनों को, और स्वास्थ्य व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो आज मेरा जो मकसद है, जो मैं जिस विषय पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूँ आपको सामने, वह कोई अन्य मुद्दा नहीं बल्कि मीडिया का है। हाल में आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से ऐसे समाचार सुनने में आ रहे हैं कि एनडीटीवी को जो है अडानी ग्रुप अधिग्रहित करने का जो है प्रयास कर रहा है। वो ख़रीद लेना चाहता है एनडीटीवी को। क्या आपको लगता है कि अडानी ग्रुप के सामने बिजनेस की कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी? क्या अडानी ग्रुप एनडीटीवी को ख़रीद कर ढेर सारा पैसा कमा लेगा? नहीं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। असल में एनडीटीवी, जो मेरा मानना है, एनडीटीवी का वो प्राइम टाइम मैं भी देखता हूँ रवीश कुमार जी का,
उन गिने चुने चैनलों में से है जो सरकार के विरुद्ध बोलने का साहस करता है। और शायद इसी से डरी हुई सरकार और सरकार से मित्रवत संबंध रखने वाले अडानी ग्रुप का प्रयास है कि एनडीटीवी को खरीद लिया जाए, क्योंकि शायद वो रवीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके विचारों को नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी सोच को नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए वो पूरी संस्था को ही खरीद लेना चाहते हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि रवीश कुमार ने शायद इस्तीफ़ा दे दिया एनडीटीवी से। ये कोई पुष्ट समाचार मैं नहीं कहीं देखा हूँ, लेकिन ये कहीं कहीं सोशल मीडिया पे ऐसा दिख रहा है कि रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो शक्तियों का बंटवारा हुआ था 4 भागों में, इसमें सबको स्वतंत्र रखा गया था। कार्यपालिका, विधायिका अपने आप में स्वतंत्र है, संसद है, सर्वोपरि भी है। अंततः संसद के पास ही वो अधिकार है किसी कानून को बनाने का, और संसद में पारित कानून के बारे में फिर से पुनर्विचार करने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है। कहने का तात्पर्य है कि चारों एक अलग अलग संस्था है। इन तीनों में से कोई किसी के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ तीनों एक दूसरे की निगरानी भी कर सकते हैं। संसद कानून बना सकती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ गलत करता है तो संसद उसे रद्द कर सकती है। ऐसे उदाहरण भी तमाम हैं। और इन तीनों के कार्यकलापों पे निगाह रखने के लिए मीडिया है। मीडिया एक स्वतंत्र संस्था है। मीडिया किसी सरकार द्वारा पेड नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा पेड नहीं। मीडिया का मतलब पत्रकारिता होती थी। पत्रकार वो लोग बनते थे जिनके जहन में ये इच्छा होती थी कि समाज में अगर कुछ गलत होगा तो मैं लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये गलत हो रहा है। और पिछले इन दशकों में मीडिया बहुत करप्ट हुई है, मैं समझ रहा हूँ। एक व्यवसाय बन के रह गई है। मैं लोकल अखबारों को भी देख रहा हूँ, सब विज्ञापन बेस्ड हो गए हैं। आप कोई न्यूज़ दीजिए, अगर आपका विज्ञापन नहीं चलता है तो वो न्यूज़ कतई नहीं छपने वाली है। हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे आप किसी को गोली मार दीजिए, किसी को 2 थप्पड़ मार दीजिए, किसी का पैर तोड़ दीजिए, तो ये इसको मीडिया कवर कर लेगी। आपराधिक घटनाओं को छोड़कर ये किसी भी समाचार को तब तक नहीं छाप सकते हैं जब तक कि आप विज्ञापन दाता ना हो इनके। तो ये हालात हैं मीडिया के। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनडीटीवी को ख़रीदने का जो प्रयास है अडानी ग्रुप का, ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये अडानी ग्रुप के व्यवसाय के विस्तार का प्रयास नहीं है, बल्कि मीडिया पे और रवीश कुमार जैसे पत्रकार पे, स्वतंत्र पत्रकार पे, निष्पक्ष पत्रकार पे जो साहस करता है सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करने का, उस पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है। इसका विरोध होना चाहिए, बड़े पैमाने पर विरोध होना चाहिए। मीडिया अब शक्तियों को आप ले लीजिए, जो मैं बात कर रहा था कि ये 3 जो हैं शक्तियों का विभाजन जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। अब एज एग्जाम्पल लीजिए, अगर ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र हों, एक दूसरे से गठजोड़ न करें, नेक्सस न करें व्यक्तिगत लाभ के लिए, पैसों के लिए, तो एक एसएचओ, एक थाने के इंचार्ज के पास इतना अधिक पावर है कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जो है सबक सिखा सकता है, कानून का सबक सिखा सकता है। उसको इतनी स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज तो अभी तक तो ये था कि न्यायपालिका पे बहुत भरोसा था लोगों को। जिले स्तर की न्यायपालिका के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप सब परिचित हैं क्या चल रहा है। जिले स्तर की विधायिका में क्या चल रहा है, आप सब लोग परिचित हैं।
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। न्यायपालिका में अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे लोगों को भरोसा अभी भी बना हुआ है, लेकिन यदाकदा कुछ ऐसे निर्णय आ रहे हैं जजेस के जो सोचने पर विवश कर रहे हैं कि कहीं ये जो विधायिका और कार्यपालिका का नेक्सस है, कहीं उसमें न्यायपालिका भी तो भागीदार नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो ये बड़े अफसोस का विषय है लोकतंत्र के लिए भारत के। ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके साथ साथ मीडिया भी इस नेक्सस का शिकार हो जाती है, जैसा आज देखने को मिल रहा है। निस्संदेह ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है बहुत सारे लोगों को, शायद मुझे ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नेक्सस अब चारों का हो चुका है। जो चार स्तंभ हैं लोकतंत्र के, जिन पे कोई लोकतंत्र टिका होता है, जिस पे लोकतंत्र का भव्य भवन जो है टिका होता है, ये चारों पिलर अगर नेक्सस कर ले एक दूसरे से तो ये बहुत ही दुखद, अफसोसनाक, चिंताजनक है। इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत लंबी नहीं करूंगा और आप सबसे सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि जो पेड मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, जो पार्शियल मीडिया है, इनका विरोध करिए, इनको सुनना बंद करिए, इनका बायकॉट करिए। और एनडीटीवी के ख़रीदने का जो प्रयास है अडानी ग्रुप द्वारा, निश्चित रूप से ये कोई व्यावसायिक लाभ का विषय नहीं है। अडानी ग्रुप जिसके हाथ में देश की एक एक संपत्तियां बेची जा रही हैं, ढेर सारे उसके पास इनकम के स्रोत हैं। एनडीटीवी को ख़रीद के अडानी ग्रुप की संपत्तियों में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। यह सीधे सीधे साजिश है। ये साजिश है कि कोई अगर सरकार के विरुद्ध बोल रहा है तो उसे ख़त्म कर देने की ज़रूरत है, उसे ख़रीद लेने की ज़रूरत है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जब जो लोग भी सरकार में हैं, जब वो रवीश कुमार को प्रभावित नहीं कर पाए कि वो गोदी मीडिया बन पाए या बिकी हुई मीडिया बन पाए, तो उस पूरी संस्था को ही खरीदने का ये षड्यंत्र चल रहा है और शायद ये सफल भी हो चुका है षड्यंत्र। मैं कहीं पढ़ा तो 29% का शेयर अडानी जी ने ख़रीद लिया है। ये पूरी साजिश है कि एनडीटीवी को ख़रीद लिया जाए और रवीश कुमार जैसे पत्रकार को जो है बाहर किया जाए। तो इसका विरोध होना चाहिए। मैं वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, आगे फिर मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो इस पे आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि सोचिए, आपका देश का प्रधानमंत्री 8 सालों में किसी प्रेस विज्ञप्ति में मीडिया के सामने नहीं आए। आखिर उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी व्यवस्था है? शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है पत्रकारों से भागता हो और बंद कमरे में पढ़े पढ़ाए, लिखे लिखाए मन की बात करता हो। जो राष्ट्राध्यक्ष मीडिया का सामना करने से डरता हो, प्रश्नों का जवाब देने से भागता हो, तो निश्चित रूप से संदेह पैदा होता है। बड़े उम्मीद से जो है देश की जनता ने सरकार परिवर्तन किया था, एक नई सरकार को लाने का काम किया था। लेकिन असल में अब गंभीरता से सोचिए, चिंतन करिए, इन 8 सालों में क्या हुआ है? देश ने प्रगति किया है? आप अपने जीवन को एज एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि इन 8 सालों में आपने उन्नति करी है? कुछ लोगों को छोड़कर, सरकारी कर्मचारियों को अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, उनकी सैलरी मिलती रही है, बढ़ती रही है, कोरोना रहा हो चाहे कुछ रहा हो। कुछ भ्रष्ट ठेकेदारों को छोड़ दीजिए, कुछ बड़े व्यवसायियों को छोड़ दीजिए जो लगातार लाभान्वित होते रहे, लाभ उठाते रहे हैं। कोरोना जैसे विपदा काल में भी उनकी संपत्तियां बढ़ती गई। उनको अगर आप छोड़ दें तो शेष भारत की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आंखें बंद करके चिंतन करिए कि 8 सालों में आपने कितनी प्रगति की है। व्यक्तिगत रूप से मैं तो कहूँगा कि लेस मात्र भी नहीं। मैं आगे जाना तो दूर की बात है, पीछे चला गया। हो सकता है इसमें कोई मेरा व्यक्तिगत दोष और दुर्गुण भी रहा हो,
लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन 8 सालों पे विकास के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू है बस। कोई किसी व्यक्ति का जीवन सुखी और समृद्ध सिर्फ धर्म और जाति और राजनीति से नहीं हो सकता है। उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। इन चीज़ों पे क्या काम हुआ है? ठीक है, स्कूल कॉलेज बनते रहे हैं, ये तो एक प्रक्रिया है। इतना अपार धन संग्रह किया जा रहा है सरकार द्वारा टैक्स के रूप में, तो ये काम तो कोई भी करेगा। ये तो किसी बेवकूफ़ को आप उस गद्दी पे बैठा दीजिए तो ये काम तो चलता रहेगा। ये तो एक सिस्टम है। फंड आ रहा है तो फंड बढ़ता जाएगा। ये तो ऑलरेडी बना हुआ एक पैरामीटर है। इसको अगर आप विकास मान रहे हैं तो ये अफसोस की बात है। हम जिन उम्मीदों से सरकार को बदले थे कि राजनीति से अपराधीकरण ख़त्म होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, असल में कहीं नहीं हुआ है। इन सारे क्षेत्रों में कहीं विकास नहीं हुआ। वो जो थोड़ा सा कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन गई, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। ये ग्रोथ तो कॉमन है, ये दुनिया के हर देश में होती है। लेकिन आमूल-चूल परिवर्तन के लिए हमने सरकार को बदला था, वो आमूल-चूल परिवर्तन नहीं दिखा। और दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए 10 साल का समय बहुत होता है। नरेंद्र मोदी जी को हमने आपने 10 साल दिया, अब उनकी जो सामर्थ्य थी वो सामने आ चुकी है। अब वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास इससे ज़्यादा न तो कोई आइडियाज़ हैं, न थॉट्स हैं, और न किसी व्यक्ति के पास होते हैं। मैं उन्हीं को दोषी नहीं कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति के पास जितने भी आइडियाज़ और थॉट्स हैं वो सुप्रीम चेयर पर बैठकर 10 साल में अगर उसको नहीं कर पाया तो इसका मतलब उसके पास उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कुछ था उन्होंने कर दिया, दिखा दिया। तो निश्चित रूप से अब मैं कहूँगा कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है अब देश में। धन का बराबर बंटवारा नहीं हो रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। कोरोना काल की इतनी विकट विपदा के बावजूद अडानी ग्रुप जो है, अडानी जी जो है, दुनिया के चौथे अमीर बन गए। और वहीं देश की 80 करोड़ जनता जो है सरकारी अनाज पर निर्भर हो गई। ये विकास का मॉडल समझना पड़ेगा। इस विकास के मॉडल में कोई तो खोट है, उस खोट को दूर करना पड़ेगा। इसलिए मैं अब कह रहा हूँ कि अब ठीक है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति की अधिकतम सामर्थ्य को जब आप देख चुके तो ज़रूरी है कि उसे बदल दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार बदल लीजिए, भाजपा की सरकार रखिए आपको पसंद है तो, लेकिन व्यक्ति बदलना चाहिए। अब भाजपा जिस वो व्यक्तिवाद में फंसी है, बार बार प्रधानमंत्री जी अभी जो है 15 अगस्त को कह रहे थे, वो उन्होंने प्रहार किया परिवारवाद पे। क्या मित्रतावाद, व्यक्तिवाद यह दोषपूर्ण नहीं है? भाजपा ही एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी थी। मेरा हमेशा से मानना था कि भारत में आज भी जो भी राजनीतिक दल हैं, ये भाजपा को छोड़कर सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हैं। सारे क्षेत्रीय दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं गांधी परिवार का उस पर कब्जा है एक तरह से। उसमें भी लुक एंड फील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही आता है। आंदोलन से निकली एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो तो गजबे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती जा रही है। वन मैन शो चल रहा है। आंदोलन से जुड़े करोड़ों कार्यकर्ता, जिन्होंने मुझे याद है तमाम ऐसे लोग थे जो विदेशों से अपनी नौकरियों को छोड़कर इस आंदोलन में आए थे। उनको लगा था कि इस बार का जो आंदोलन है वो देश को बदल के रख देगा, लेकिन इस एक व्यक्ति की लालच ने पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया। करोड़ों लोग जो हट गए वो।
कुछ चंद चमचों को लेकर ये जो है देश को जो है भरमा रहा है कि हम देश बदलने आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। असल में ये व्यक्ति खुद बदल गया है। ये उसी खेल में सम्मिलित हो गया जो खेल अन्य पार्टियां हमेशा से खेलती रही हैं। तो उनसे भी कोई उम्मीद अब नहीं रह गई है। जो भी हो, हमारे पास विकल्प नहीं है बहुत अच्छा, निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। विपक्ष जो है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। ये कहीं न कहीं हमारे चुनावी प्रक्रिया की भी कमी है, मैं कह सकता हूँ। होना तो चाहिए कि केंद्र सरकार को चुनने के लिए 2 दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, अमेरिका की तरह। क्षेत्रीय दल जो है इन्हें राष्ट्रीय चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें नहीं सम्मिलित होने देना चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। सिर्फ 2 ध्रुव ही होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष। इस दृष्टिकोण से देखा जाए अगर, तो आज कांग्रेस जो है एक विपक्ष बन सकता है, अच्छा विपक्ष, अगर सारे क्षेत्रीय दल और सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर उसका समर्थन करें, क्षेत्रीय स्तर पर बने रहें। खैर, ये तो परिवर्तन की बात है, परिवर्तन तुरंत नहीं होने जा रहा, ये तो भविष्य का विषय है। लेकिन इस चुनाव में भी अगर एक मजबूत विपक्ष मैं देख रहा हूँ तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो सकता है। सारे दल अगर बिना शर्त कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो सकता है। तो मेरा आग्रह यही है कि मेरा हमेशा से मानना है, इसलिए मैं आपसे आग्रह भी कर रहा हूँ, आप भी इस पर विचार करिए। लोकतंत्र में परिवर्तन होते रहना बहुत ही आवश्यक है। ये लोकतंत्र की एक कह सकते हैं कि ज़रूरत है। जैसे नदी के पानी का बहते रहना ज़रूरी है, रुक जाएगा तो सड़ जाएगा, उसी तरह लोकतंत्र में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, नहीं तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा। कुछ व्यक्ति जिन्हें आप बार बार सत्ता में बैठाएंगे वो निश्चित रूप से उनके अंदर अहंकार आ जाएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। मुझे भी शायद लगातार किसी बड़ी पोस्ट पे बैठाया जाए तो शायद मुझ में भी अहंकार आ जाए। तो कुल मिला के मेरा वीडियो का मकसद ये था कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता के लिए टीवी चैनल बनाने के लिए नियमावली की बहुत आवश्यकता है, खासकर न्यूज़ चैनल बनाने के लिए। तो उस न्यूज़ चैनल को चलाने वाले कौन लोग हैं? यहाँ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की क्या आवश्यकता है? यहाँ तो सोशल वर्कर होने चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, जिनको समाज की चिंता है, अपने से भी ज़्यादा समाज की चिंता है, उनकी ज़रूरत है। अडानी जैसे व्यवसायियों को इस फील्ड में आने से रोकने के लिए कानून भी होना चाहिए, मैं तो कहूँगा। तो मैं फ़िलहाल यही आग्रह करूँगा कि एनडीटीवी को ख़रीदने का जनता द्वारा विरोध होना चाहिए। यह भी मांग होनी चाहिए कि आने वाले समय में ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये व्यावसायिक घरानों के हाथ से बाहर निकलने चाहिए। आज के डेट में लगभग सारे न्यूज़ चैनल बड़े बड़े व्यवसायियों के हैं, वो इसको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लाभ का मतलब उनको सरकारों से लाभ लेना है, तो जो भी सरकारें हैं उनका गुणगान करते हैं। ये रात दिन सिर्फ गुणगान चल रहा है टीवी चैनल पे, कहीं भी आम आदमी से जुड़ा मुद्दा नहीं है। सिर्फ अनावश्यक चीज़ों पे चर्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हो रही है। ऐसा लग रहा है देश में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, एकदम इवेंट गवर्नमेंट हो गई है। पूरा देश इवेंट पे निर्भर हो गया है। ये इवेंट, वो इवेंट, हारे तो इवेंट, जीते तो इवेंट, सरकार को तोड़ दिए तो भी इवेंट, लोकतंत्र की हत्या करने का भी इवेंट इस देश में चल रहा है। गलती ये सब हमारी और आपकी है कि लोकतंत्र में घूम फिर के अंतिम निर्णायक मंडल जो है वो आम जनता ही है। हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। कहीं न कहीं ये हमारी गलती है, हमारी भूल है
कि हमने पूरे सिस्टम को प्रदूषित कर दिया है अपनी अज्ञानता, अपने इग्नोरेंस के चलते हैं। अरे अपनी नहीं तो भविष्य की सोचिए, अपने बच्चों की सोचिए कि देश को हम कैसा बना रहे हैं। रात दिन धर्म के नाम पे, जात के नाम पे झगड़े इस देश में चल रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे ये इस देश को? कभी सोचा आपने? इन चंद नेताओं जो राजनीतिक और धार्मिक लाभ लेना चाहते हैं, रात दिन जनता को उकसाने में लगे हैं। जनता है कि इग्नोरेंट है, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, सही से शिक्षित नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। हजार हजार साल पुरानी लिखी गई किताबों के नाम पे लड़ने को आमादा हैं, जिनको विज्ञान ने असत्य साबित कर दिया है। सारे धार्मिक ग्रंथ को विज्ञान ने असत्य साबित कर दिया है। इनमें कई बातें सत्य नहीं है, विज्ञान ये साबित कर चुका है। फिर भी धरती को चपटी मारने वाले आज भी पड़े हुए हैं। आज भी वो बेवकूफ़ पड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। कोई भगवान बैठा हुआ है जो हम सबको चला रहा है। शक्ति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। विराट शक्ति है, उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है। सिर्फ सिस्टम में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस सिस्टम को चलाना हमारा काम है, बना के उसने दिया है। हमारे डे टू डे लाइफ पर किसी भी प्रकार की अदृश्य शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप ट्रेन की पटरी पे सो जाएंगे तो कट जाना आपको है, सीधी सी बात है। कोई अदृश्य शक्ति आपको बचाने नहीं आ रही। ऐसा चमत्कार आज तक कोई हुआ हो तो हमको बताइए। किसी का कटा हुआ हाथ जुड़ गया हो किसी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, किसी बाबा के आशीर्वाद से, कोई एक चमत्कार आप बता दीजिए। कहीं नहीं है, पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा कोई चमत्कार आप नहीं बता सकते हैं कि एक व्यक्ति का पैर कटा था और वो पैर कोई बाबा आया जादू से जोड़ दिया, धार्मिक शक्तियों से जोड़ दिया। अगर कहीं कुछ थोड़े बहुत कमाल हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान ही कर रहा है, वो धर्म नहीं। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान सिर्फ उसी को प्राप्त हुआ जिसने आंखें बंद करके अपने अंदर की खिड़कियों को खोला है ज्ञान की, जिसने किताबों को पढ़ा है, जिसने विद्वानों को पढ़ा है, उनके अनुभवों से सीखा है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि हम सबको सोचना होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन करते रहने में ही भलाई है। हमने परिवर्तन किया, हमने कांग्रेस की सरकार गिराई, 10 साल हमने भाजपा को दिया, नरेंद्र मोदी को दिया। अब जो 10 साल में करना था वो कर चुके हैं। अब 15वें साल में कुछ जादू नहीं कर पाएंगे वो, ये निश्चित है। तो अब सत्ता परिवर्तन बहुत आवश्यक है। भाजपा की ही सरकार है, जिनको भाजपा को वोट देना, अगर बहुत सारी जनता बहुमत से भाजपा को चाहती है तो भाजपा को ही चुने, लेकिन इसके शीर्ष नेतृत्व को बदलने की ज़रूरत है। नए लोगों को आने की ज़रूरत है आगे, पुरानों को हटाने की ज़रूरत है वहाँ से, जो सड़ चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं जो लोग। अब उनके पास कुछ नहीं है, वो खोखले हैं सिर्फ। उनको अगर फिर से आप सत्ता में देंगे तो वही स्थिति रह जाएगी देश की, 5 साल और पीछे जाएंगे आप। जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाया वो 5 साल में और कुछ जादू नहीं कर देगा। तो फिर से एक बार इसी आग्रह के साथ कि एनडीटीवी को जो खरीदने का प्रयास हो रहा है अडानी ग्रुप द्वारा, इसका ज़बरदस्त विरोध होना चाहिए। इतना विरोध होना चाहिए कि अडानी को जो है पीछे हटना पड़े, साजिश से उनको हटना पड़े। अडानी ग्रुप के सामानों का बहिष्कार तक करना हो तो करना पड़ेगा जनता को। लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकार को बैकअप देना पड़ेगा हम लोगों को। अगर बौद्धिक समाज बैकअप नहीं देगा तो कौन देगा आखिर?
ये बहुत चिंता का विषय है। जब से मैंने सुना है कि एनडीटीवी को अडवाणी जी का नाम बार-बार ज़ुबान पे आ जा रहा है। जब से अडानी ने इसे खरीदने की बात सुनने को आ रही है, ये बहुत चिंता का विषय मेरे लिए है और सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।